सीपीसी में रिसीवर संबंधी क्या प्रावधान है, आज का हमारा यही टॉपिक है दोस्तों। और सिविल प्रक्रिया संहिता में अक्सर हम सिविल बाद में यह सुनने के लिए मिलता है कि न्यायालय से पक्षकार आवेदन देते हैं रिसीवर की बहाली के संबंध में, प्रायः प्लेंटिफ द्वारा, या न्यायालय कभी रिसीवर की बहाली करती है तो इस संबंध में आदेश 40 के रूल 1 से 5 तक में प्रावधान दिया गया है। आदेश 40 के इस रूल्स को भी इन रूल्स को भी समझेंगे और साथ में हम देखेंगे सेक्शन 94D जो भाग 6 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने आज का टॉपिक शुरू करें, उसके पहले हमारे इस चैनल लीगल इजी, लॉ मेड इजी, सिंप्लीफाइड लीगल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा यह प्रयास कैसा है। इस चैनल में हम लॉ से संबंधित विभिन्न भारतीय विधानों, एक्ट्स के संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको यथासंभव सेक्शंस की बातों को उसी रूप में लेते हुए आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में इसे समझाने का कोशिश करेंगे। और जो लोग LLB कर रहे हैं या लीगल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या एडवोकेट्स हैं या जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं या एक आम जन जो लॉ से संबंधित विभिन्न विषयों को जानना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि विधि की जानकारी सबको होनी चाहिए, तो उन सब के लिए ये काफ़ी उपयोगी वीडियो हो सकता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि और किन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएं। यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिसीवर। रिसीवर क्या है? व्हाट इज़ अ रिसीवर? रिसीवर को शाब्दिक रूप में रिसीवर को कस्टोडिया लेगिस भी कहा जाता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका तात्पर्य होता है ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के या विधि के कस्टडी में रखता है या ऐसा करने वाला, न्यायालय के कस्टडी में रखना, यह न्यायालय का प्रतिनिधि होता है। रिसीवर बहाली संबंधी प्रावधान आदेश 40 में रूल 1 से 5 तक में दिए गए हैं। साथ ही धारा 94D में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत भी रिसीवर का जिक्र मिलता है। बहरहाल आज हम अपने इस वीडियो में आदेश 40 का अध्ययन करेंगे। आदेश 40 के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 रूल्स हैं। रूल 1 जो रिसीवर के अपॉइंटमेंट के संबंध में है, रूल 2 जो रिम्यूनरेशन ऑफ द रिसीवर के संबंध में है, रूल 3 रिसीवर की ड्यूटी बताता है, रूल 4 बताता है कि व्हेन कलेक्टर में बी अपॉइंटेड एज रिसीवर, एंड रूल 5 जो है वह इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज। अब हम इन रूल्स 1 से लेकर के 5 तक जो आदेश 40 के हैं उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम इसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले रूल 1 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के संबंध में है। इसमें 2 क्लाउज हैं। क्लाउज 1 बताता है कि वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, द कोर्ट में बाय ऑर्डर अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिक्री, remove any person from the possession or custody of the property, commit the same to the possession, custody or management of the receiver, and confer upon the receiver all such powers as to bringing and defending suits and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, and the execution of documents as the owner himself has or such those powers as the court thinks fit। इस प्रकार जो सब क्लाउज 1 है आदेश 40 का, वह रिसीवर की नियुक्ति के भी संबंध में है और रिसीवर को न्यायालय क्या क्या पावर दिए जा सकते हैं, अमूमन वो सारे पावर्स जो एक संपत्ति के मालिक को प्राप्त होते हैं उसे दिए जाने के संबंध में प्रावधान करता है। और जो सब क्लाउज 2 है वह बताता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल ऑथराइज द कोर्ट टू रिमूव फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एनी पर्सन whom any party to the suit has not a present right so to remove। अगर बाद के दोनों में से कोई भी पक्षकार को ऐसा पावर नहीं है किसी व्यक्ति को उस संपत्ति से बेदखल करने का, तो रिसीवर भी ऐसा नहीं कर सकता है। यह रूल 1 का सब क्लाउज 2 बताता है।
आदेश 40 का रूल 2 जो है वह रिम्यूनरेशन ऑफ रिसीवर्स के संबंध में प्रावधान करता है। जो रिसीवर की बहाली की जाती है उसे कुछ रिम्यूनरेशन भी दिया जाता है। द कोर्ट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड एज ए रिम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज ऑफ द रिसीवर। रूल 3 ड्यूटीज ऑफ रिसीवर्स के बारे में बताता है कि एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड शैल फर्निश सच सिक्योरिटी, अगर कोई बताता है न्यायालय, एज द कोर्ट थिंक्स फिट duly to account for what he shall receive in respect of the property, submit his accounts at such periods and in such form as the court directs, pay the amount due from him as the court directs, and be responsible for any loss occasioned to the property by his willful default। आदेश 40 का जो नेक्स्ट रूल है, रूल 4, वह इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर ड्यूटीज़ के संबंध में प्रावधान करता है, रिसीवर के दायित्व को निर्धारित करता है। यह महत्वपूर्ण है। रूल 4, वेयर अ रिसीवर फेल्स टू सबमिट हिज अकाउंट्स एज सच पीरियड्स एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, or fails to pay the amount due from him as the court directs, or occasions loss to the property by his willful default or gross negligence, the court may direct his property to be attached and may sell such property and may apply the proceeds to make good any amount found to be due from him or any loss occasioned by him and shall pay the balance if any to the receiver। इस प्रकार अगर रिसीवर गलती करता है तो उसकी बिलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस की दशा में स्वयं उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किए जाने का प्रावधान रूल 4 करती है। रूल 5 क्या बताता है कि किन प्रकार की संपत्तियों के लिए कलेक्टर को भी रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, हालांकि उसकी सहमति लेनी होगी। वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज बीन असाइंड और रिडीम्ड। दोस्तों, अभी तक हमने आदेश 40 में जो रूल 1 से 5 देखे वह रिसीवर की बहाली के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधानों का वर्णन करते हैं, उसके अधिकार, दायित्वों, कर्तव्यों का भी पूरी तरह उसमें व्याख्या मिलता है। इसके अतिरिक्त सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स भाग 6। अब सवाल उठता है कि सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस पे भी एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम यहाँ संक्षेप में बताते चले कि सीपीसी में सेक्शन 94 और 95 ये 2 सेक्शन भाग 6 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के रूप में दिए गए हैं, और धारा 94D में हमें रिसीवर की बहाली के संबंध में प्रावधान मिलता है। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में धारा 94 जो मूल रूप से बातें बता रहा है वह इश्यू अ वारंट फॉर अरेस्ट द डिफेंडेंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट तथा सिविल प्रिजन में उसे रखे जाने की व्यवस्था करता है। उपस्थिति उसकी सुनिश्चित करने हेतु सिक्योरिटी क्यों न दे या इस बात की सिक्योरिटी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज्ड ऑफ नहीं करेगा, इंटरलॉकटरी ऑर्डर्स आदि पारित करने के लिए न्यायालय को सक्षम बनाती है। इसका सेक्शन 94 का सब क्लॉज डी कहता है कि द कोर्ट अगर उसे उचित लगता है कि अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। अभी तक हमने आदेश 40 को जिस प्रकार यह विधि में एक्ट में वर्णित है उस रूप में देखा, उसके 5 रूल्स को देखा हमने, और साथ में हमने धारा 94D को भी एक्ट में जिस प्रकार यह वर्णित है उसे देखा। अब हम रिसीवर की बहाली के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे आम बोलचाल के शब्दों में, या जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स या अनुपूरक कार्यवाहियाँ सीपीसी के भाग 6 में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत धारा 94 और 95 आती हैं। इसमें मूल रूप से न्याय के उद्देश्य को विफल होने से बचाने के लिए, यानी टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत, जैसे निर्णय पूर्व गिरफ्तारी, संपत्ति का अटैचमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन या रिसीवर की बहाली आदि। वर्तमान में हम जो प्रावधानों को देख रहे हैं वह आदेश 40 और उसके साथ में धारा 94D को देख रहे हैं, जो रिसीवर की बहाली के संबंध में व्यवस्था करते हैं, उसके अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों को पूर्ण रूप से विस्तार में चर्चा करते हैं। रिसीवर को कस्टोडिया लेगिस भी कहा जाता है। यह न्यायालय का प्रतिनिधि होता है। यह अपनी अधिकार और शक्तियां न्यायालय के निर्देशानुसार ही प्राप्त करता है। कुछ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और कुछ अधिकार के प्रयोग करने के लिए न्यायालय की पूर्वानुमति लेनी होती है। रिसीवर के अधिकार को चैलेंज करना न्यायालय की अवमानना मानी जाती है। रिसीवर की नियुक्ति न्यायालय का विवेकाधिकार है, हालांकि उसे अपना विवेकाधिकार न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए।
न्यायालय केवल अति आवश्यक मामलों में ही रिसीवर की बहाली का आदेश देते हैं। व्यवहार में ऐसा होता है कि हर मामले में न्यायालय मनमाने पूर्ण तरीके से रिसीवर की बहाली नहीं कर देते हैं, बल्कि उन्हें देखना होता है कि मामले की विशेष परिस्थितियों में अति आवश्यक है। ऐसे आदेश जो रिसीवर की बहाली के संबंध में दी गई है, तो उसकी अपील और रिवीजन भी की जा सकती है। अर्थात न्यायालय को अपने इस अधिकार का, रिसीवर की नियुक्ति संबंधी जो अधिकार हैं उसका प्रयोग करते समय काफ़ी सावधान होना होता है। रिसीवर की बहाली से पूर्व न्यायालय इस बात से आश्वस्त होना होता है कि बाद की विशेष परिस्थितियों में रिसीवर की बहाली ही किया जाना एकमात्र उपाय है। बाजग्रस्त संपत्ति की रक्षा हेतु या किसी पक्ष द्वारा वाद के लंबितावस्था के दौरान संपत्ति को डिस्पोज्ड ऑफ न कर दिया जाए, इसलिए या संपत्ति से प्रोद्भूत जो आय व्यय है उसकी उचित देखरेख के लिए ऐसा रिसीवर की बहाली जरूरी है, या फिर टाइटल सूट डिसाइड होने तक कोई पक्षकार संपत्ति को डिस्पोज्ड ऑफ न कर दे या उसका अनुचित फायदा न ले, आदि कारणों से प्रायः रिसीवर की बहाली की जाती है। न्यायालय को आश्वस्त होना होता है कि रिसीवर की बहाली ही दिए गए परिस्थितियों में एकमात्र उचित उपाय है और ऐसे इन परिस्थितियों में वह रिसीवर की बहाली का आदेश देता है। रिसीवर एक प्रकार से न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया। जब एक रिसीवर नियुक्त हो जाता है तो वह एक टेम्पररी स्वामी या मालिक की हैसियत से कार्य करता है और इसे संपत्ति के स्वामी के संबंध में प्रायः सभी अधिकार जो एक संपत्ति के स्वामी को प्राप्त होते हैं वह प्राप्त हो जाते हैं। जैसे संपत्ति संबंधी किसी बात में प्रतिनिधित्व करना है तो इसके लिए वह से न्यायालय की अनुमति लेनी होती है, या संपत्ति से संबंधित आय व्यय का लेखा जोखा वह रख सकता है, संग्रह कर सकता है, किंतु संपत्ति को बेचने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होता है। अब हम रिसीवर के कर्तव्यों और अधिकारों को समझेंगे। जो रिसीवर के कर्तव्य हैं उन्हें मूल रूप से आदेश 40 के रूल 3 और दायित्वों को रूल 4 में समझाया गया है, जो हमने ऊपर देखा था। न्यायालय रिसीवर से संपत्ति से होने वाली वसूली के संबंध में एक श्योरिटी कोर्ट में जमा करने को अपने आदेश में निर्देश दे सकता है। ऐसा आदेश 40 के रूल 3 में बताया गया था। रिसीवर को न्यायालय ने अपने आदेश में जो भी निर्देश दिए हैं उनका अक्षरशः पालन करना चाहिए। किसी वाद में अगर उसे प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है तो न्यायालय से उसे इस बात की पूर्वानुमति लेनी चाहिए। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो न्यायालय के पूर्व अनुमति से प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यायालय यह आदेश या निर्देश भी दे सकता है कि समय समय पर जो भी संपत्ति से प्रोद्भूत आय या व्यय होंगे या उसका जो अपॉर्चनमेंट वह कर रहा है उसका लेखा जोखा न्यायालय में जमा करे और तदनुरूप उसे रिसीवर को इसका लेखा जोखा न्यायालय में देना पड़ता है टाइम टू टाइम। इसके अतिरिक्त हमने देखा था रूल 4 में कि ग्रॉस नेग्लिजेंस मतलब विलफुल डिफॉल्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस की दशा में अगर जो क्षति या नुकसान होती है तो उसकी भरपाई रिसीवर की संपत्ति को अटैच करके किया जा सकता है। यह रिसीवर का दायित्व हमने रूल 40 आदेश 40 के रूल 4 में देखा था। रिसीवर के अधिकार जो हैं उनको भी हम जान लें। जिस प्रकार उसे कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, रिसीवर के विभिन्न अधिकार भी हैं। रिसीवर एक प्रकार से न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया टेम्पररी स्वामी या स्वामी की हैसियत में कार्य करता है और इस प्रकार उसे एक संपत्ति के स्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो न्यायालय की अनुमति से प्रयोग कर सकता है, जैसे किसी वाद में प्रतिनिधित्व करना, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसे नहीं प्राप्त हैं, जैसे वाद का दोनों पक्षकार यदि किसी पार्टी को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता तो रिसीवर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अपने आदेश में ही न्यायालय कुछ शर्तें लगा दे सकती हैं। कुछ विशेष प्रकार के अधिकार न्यायालय की पूर्वानुमति से ही प्रयोग कर सकता है आदि। ये रिसीवर के अधिकार हैं और रिसीवर के अधिकारों को न मानना यह न्यायालय की अवमानना माना जाता है और रिसीवर को अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो हमने रिसीवर के संबंध में बनाया था। रिसीवर की बहाली के संबंध के प्रावधान जो हमने आदेश 40 के रूल 1 से 5 तक और साथ में धारा 94D को देखा। हमारा यह चैनल लीगल इजी, लॉ मेड इजी, यह हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरह लॉ के विभिन्न टॉपिक्स को सेक्शंस और आम जो बोलचाल की भाषा में इसे समझाने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करते हुए। तो वे लोग जो लॉ कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या APOs या अन्य इस प्रकार की तैयारियों में सम्मिलित हैं, इसके अलावा आम जन जो लॉ की विभिन्न बातों को समझने में रुचि रखते हैं या वाद के पक्षकार हैं,
और इन प्रावधानों को समझना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इस चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप रिवाइंड करके या बैक जा करके समझ सकते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि हम किन और टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएं, और हमारे ये इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।